सोचिए, 2026 की शुरुआत, एक सीमित सा क्षेत्रीय संघर्ष होता है और अचानक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक छोटे से हिस्से में शुरू हुआ विवाद सिर्फ एक भौगोलिक युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा वैश्विक प्रहार बन गया जिसने दुनिया की हर एक सप्लाई चेन को जड़ से हिलाकर रख दिया। हम इस पूरी आर्थिक सुनामी को कुछ अहम हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के चोक पॉइंट से, फिर देखेंगे ऊर्जा संकट, कमोडिटीज और खाने की सप्लाई पर इसका असर, और अंत में बात करेंगे कि कैसे इसने खाड़ी देशों की पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। तो चलिए सीधे उस जगह चलते हैं जहां से इस पूरे बवंदर की शुरुआत हुई, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। अगर हम उन दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो ये वाकई हैरान करने वाला है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 28 फरवरी को शुरुआती हमले होते हैं और 4 मार्च आते आते पूरी समुद्री नाकेबंदी, मतलब सब कुछ ठप। हालात इतने बेकाबू हो गए कि मार्च के मध्य तक आते आते रोजमर्रा के जरूरी राशन को बाकायदा एयरलिफ्ट करना पड़ गया था। अब ये जो नंबर है ना, 20%, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का ठीक 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG और समुद्र से जाने वाला कच्चा तेल इसी एक छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। और जब इस चोक पॉइंट पर ताला लगता है तो समझ लीजिए दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नस कट जाती है। और इसी नस के कटने का सीधा और सबसे तेज नतीजा था दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा संकट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख के इन शब्दों को सुनिए। उन्होंने इसे इतिहास की सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा चुनौती कहा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हालात बिल्कुल 1970 के दशक वाले एनर्जी क्राइसिस की याद दिला रहे थे, लेकिन सच कहूं तो इस बार डर कहीं ज्यादा बड़ा था। तेल की कीमतों के आंकड़े खुद गवाही देते हैं। 28 फरवरी से लेकर 27 मार्च के बीच एक महीने से भी कम समय में ब्रेंट क्रूड ऑयल में सीधा 55% का जंप। ये कोई आम उछाल नहीं था। इसका सीधा मतलब था दुनिया भर के गैस स्टेशनों पर पेट्रोल डीजल का अचानक बहुत बहुत महंगा हो जाना, आम आदमी की जेब पर एक बहुत बड़ी चोट। और गैस का तो और भी बुरा हाल था। जहाज खाड़ी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। मजबूरन कतर एनर्जी जैसी बड़ी कंपनियों को अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोर्स मेजर यानी मजबूरी की घोषणा करनी पड़ी। एशिया और यूरोप जाने वाली जरूरी गैस वहीं की वहीं अटकी रह गई। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ तेल या गैस तक ही नहीं रुकी। इस शॉकवेव की दूसरी लहर ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन और जरूरी कच्चे माल की सप्लाई को भी पूरी तरह से जकड़ लिया। शायद हम और आप इस पे तुरंत ध्यान न दें, लेकिन इस नाकेबंदी ने सेमीकंडक्टर बनाने से लेकर खेतों में डाले जाने वाले उर्वरकों तक की सप्लाई चेन को तोड़ दिया। हीलियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, अचानक दुनिया भर में इन चीजों की भारी कमी पैदा हो गई। सिर्फ हीलियम का ही उदाहरण ले लेते हैं। टेक और मेडिकल इंडस्ट्री में तो जैसे पैनिक बटन दब गया। क्यों? क्योंकि दुनिया की 35% हीलियम अकेले कतर से आती है, और जैसे ही सप्लाई रुकी, कीमतें $300 से सीधे $900 तक रॉकेट की तरह ऊपर भाग गईं। और हमारी खेती का क्या? खाद बनाने के लिए खाड़ी की प्राकृतिक गैस और सल्फर बहुत जरूरी है। इसके बिना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कीमतें 2 गुनी होने का अनुमान लगाया गया। मतलब इसका सीधा असर वैश्विक फसल उत्पादन और दुनिया भर की खाने की थाली पर पड़ना तय था। और हाँ, एविएशन सेक्टर का तो जैसे दम ही घुट गया। रातों रात मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद, रोजाना 4000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल, और जो विमान उड़ भी रहे थे उन्हें इतना लंबा रूट लेना पड़ा कि फ्यूल का खर्च आसमान छूने लगा और एयरलाइंस को अरबों का नुकसान होने लगा। अब जब तेल महंगा, खाना महंगा और शिपिंग महंगी, तो इसका मैक्रो इकोनॉमिक असर क्या होगा? बिल्कुल सही, प्रभावों की तीसरी लहर, एक भयंकर वैश्विक मंदी। अर्थशास्त्र में इसके लिए एक बहुत ही डरावना शब्द है, स्टैगफ्लेशन। मतलब एक तरफ तो आर्थिक विकास पूरी तरह ठप हो जाए और दूसरी तरफ महंगाई आसमान फाड़ दे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ठीक इसी जानलेवा कॉम्बिनेशन की चेतावनी दी थी। सच कहूं तो दुनिया का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं रहा। यूरोप में गैस के भंडार खाली होने लगे, अमेरिका में गैस की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ने लगीं, और एशिया के देशों में तो बाकायदा एनर्जी इमरजेंसी लग गई। हर तरफ बस घबराहट में खरीदारी का दौर शुरू हो गया था। और जरा सोचिए, जो देश इस संघर्ष के बिल्कुल बीचों बीच था, वहां के आम नागरिकों का क्या हाल हुआ होगा। अकेले ईरान में 2025 और 2026 के बीच ब्रेड और अनाज की कीमतों में 140% का भारी उछाल आया। आम इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी नामुमकिन सा हो गया।
और अंत में आइए उन गहरे जख्मों पर नजर डालते हैं जिन्होंने खुद खाड़ी देशों के आर्थिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दशकों से हमारे दिमाग में खाड़ी देशों की क्या इमेज थी? यही ना कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रवासियों के लिए एक बेहद सेफ हेवन है। लेकिन इस युद्ध ने उस इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ दिया। वो सुरक्षित छवि ताश के पत्तों की तरह ढह गई और वहां से दुनिया भर के टैलेंट का पलायन शुरू हो गया। इसे इस एक फैक्ट से समझिए, 2,20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वहां से वापस लौटना पड़ा। ये महज एक इवैक्यूएशन नहीं था, ये खाड़ी से एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन और पूंजी का पलायन था। दिलचस्प बात यह है कि इस वापसी की वजह से भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों के रियल एस्टेट मार्केट में अचानक 14% का बूम आ गया। इस पूरे क्राइसिस ने क्षेत्र की उस चकाचौंध के पीछे छिपी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। डर अब सिर्फ शेयर बाजार गिरने का नहीं था, 70% खाने का इंपोर्ट रुक गया था। और सोचिए, कुवैत या कतर जैसे देश जहां 99% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, अगर उन्हें निशाना बनाया जाता तो यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, एक भयंकर मानवीय आपातकाल था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जब तक हमारी दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई सिर्फ एक छोटे से बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है, तो क्या हम हमेशा अगली ग्लोबल मंदी से बस एक युद्ध की दूरी पर खड़े हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।